हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो मैं फरवरी 27 के डिफरेंट न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल आया था और ये जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उसको हमारी टीम ने प्रिपेयर करके इसी के साथ आपके प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन प्लस जो आ सकते हैं प्रोबेबल क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है। ये जो भी पीडीएफ होगा हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकेंगे। तो इसका जो भी टॉपिक होगा मैं जस्ट इसका समरी बताऊंगा और एग्ज़ाम में इसका रेलेवेंस कैसे है वो बताऊंगा, उस हिसाब से आपको इसको प्रिपेयर करना होगा। तो पहला जो आर्टिकल है, यूरोपियन यूनियन सिग्नल नो रिलीफ फॉर इंडिया ऑन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड डिफॉरेस्टेशन रूल। तो अभी हाल ही में हमने एक आर्टिकल देखा था कि इंडिया यूरोपियन यूनियन के साथ, फिर आपके यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर नेगोशिएट कर रहा है। तो अभी यूरोपियन यूनियन का एक मैकेनिज़्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म CBAM। तो ये क्या कहता है कि यूरोपियन यूनियन में जो भी चीज़ें सप्लाई होंगी बाहर के देशों से इंक्लूडिंग इंडिया, तो उनको जो भी वो जैसे स्टील हो, एल्युमिनियम हो, सीमेंट हो, तो इन चीज़ों को के प्रोडक्शन में जो उनका कार्बन इमिशन का रिडक्शन रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारा स्टील, हमारा एल्युमिनियम, हमारा सीमेंट, ये सभी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती है यूरोपियन यूनियन के देशों में, उसमें अगर आपके कोल बेस्ड फायर प्लांट से अगर एनर्जी यूज़ करके इन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया गया है, तो ये सभी चीज़ों में क्या करेगी यूरोपियन यूनियन एंट्री टैक्स लगाएगी, जिसको कार्बन टैक्स कहा जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो ग्लोबल मार्केट में स्पेशली यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ हमारा जो कम्पिटिटिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारा जो भी एक्सपोर्ट जाता है यूरोपियन यूनियन को उसमें ये हैम्पर करेगा। तो इसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो अभी जो भी आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है, जो नेगोशिएशन चल रहा है, उसमें ये अभी एक रोड ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल आया है। तो ये आपका क्या है, एक नॉन टैरिफ बैरियर है या फिर आप टेक्निकल बैरियर भी कह सकते हैं। तो अभी जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके रूल्स में ये सभी चीज़ें मेंशन हैं कि आपके टेक्निकल बैरियर, नॉन टेक्निकल बैरियर जो भी है, इन सभी चीज़ों को एक मॉडरेशन में रखना होगा ताकि ये क्या ना करे, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको हार्म ना करे। तो ये आर्टिकल उसी रिगार्डिंग बात करता है। तो इसमें आपको यूरोपियन यूनियन, फिर उनका जो आपका कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म है जिसके तहत वो कार्बन टैक्स लगाते हैं डेवलपिंग नेशन के ऊपर, और ये जताने की कोशिश करते हैं कि डेवलपिंग नेशन जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है उसमें एनवायरनमेंट का बहुत हार्म होता है, और यूरोपियन यूनियन जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़म्स है उसको डेवलपिंग नेशंस के ऊपर थोपती है। तो इसका ये भी एक एस्पेक्ट है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है इन फ्यूचर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें WTO क्या कहता है, WTO का जो ट्रेड रूल्स है वो क्या कहता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या कहता है, तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी हो जाती है फ्रॉम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। तो इसी के साथ जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल CBAM क्या है, आपका नॉन टैरिफ बैरियर है, WTO का ये वायलेशन कर रहा है, जो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रिंसिपल है उसको। फिर आपका ये इंटरनेशनल ट्रेड में एक बैरियर की तरह काम कर रहा है, किसी देशों को ये एडवांटेज देता है, किसी देश के लिए ये डिसएडवांटेज है। तो ये सभी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, प्री, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू में। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है UN कार्बन प्रोग्राम्स में हेल्प इंडिया टेक अ फिफ्थ ऑफ 1 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट।
तो अभी जो कार्बन मार्केट डेवलप हो रहा है, तो ये कार्बन मार्केट का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपके पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था उसमें डेवलप हुआ था 2015 में। और ये जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट था इसका जो आर्टिकल 6 है इसमें आपका कार्बन मार्केट के बारे में मेंशन किया गया है कि वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो सभी क्या करेंगे, जिसने भी आपका कार्बन रिडक्शन किया है बाय डिप्लॉइंग रिन्यूएबल एनर्जी, बेटर टेक्नोलॉजीज़, जिससे आपका ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम हो रहा है, तो उन देशों को और उन देश के उन इंडस्ट्रियों को आपका कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट वो पर्टिकुलर कंपनी क्या कर सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच के उससे मुनाफा कमा सकती है। तो ये अभी क्या है, आपका जो भी इंडस्ट्री कार्बन इमिशन को कम करेगा उन लोगों को एनकरेज करेगी कि वो और कार्बन इमिशन कम करे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करे, रिन्यूएबल एनर्जी को अडाप्ट करे, ताकि हमारा जो आपका क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। तो इसमें क्या है, अभी बिना इंसेंटिव के तो लोग काम करना नहीं चाहते हैं, इंडस्ट्रियाँ काम नहीं करेंगी, क्यों शिफ्ट करेगी। लेकिन ऐसा अगर इंसेंटिव वाला मैकेनिज्म रख दिया जाए तो क्या करेगा, ये सभी देशों के जो भी इंडस्ट्रीज़ है उनको इनकरेज करेगी। तो जिसको कार्बन सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेच के आपका उससे फॉरेन रुपी कमा पाएगा और उस पैसे को फर्दर वो अपना इंडस्ट्री को बेटर टेक्नोलॉजी लगा पाएगा इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ें जो देशें खरीदेंगी उनके लिए भी क्या रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, उनके देशों में भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि वो भी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की ओर आगे बढ़े। तो यही है आपका कार्बन मार्केट जो सिस्टम आया है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। और क्लॉज 6 इसके बारे में बात करता है। तो इसके डिफरेंट सब क्लॉज भी है, जैसे आपका आर्टिकल 6.2। तो ये आर्टिकल जो 6.2 है ये अलाउ करता है बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस। दो नेशन कैसे आपके कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करेंगे। ओके, फिर आपका आर्टिकल 6.4 बात करता है एस्टैब्लिशिंग अ सेंट्रलाइज्ड यूएन बैक्ड कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। तो एक मैकेनिज्म बनाएगा कि कैसे इन सभी जो ट्रेड है कैसे ट्रेड होंगे, इसका क्या नॉर्म्स रहेगा, और दो देश आपस में भी इन चीज़ों को आपका मैकेनिज्म को बना सकते हैं। तो इसी के बारे में ये चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें ये आपका 6.2, 6.4, 6.8 ये जो भी चीज़ें हैं ये इससे भी ज़्यादा ये आर्टिकल 6 ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, इन फ्यूचर प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मेंस में भी जब आंसर आप लिखेंगे तो थोड़ा और डिटेल में लिखेंगे तो ये आपका आंसर को और स्टैंडर्ड करेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है ब्रेकिंग द जेंडर बैरियर एट वर्क। तो जेंडर बैरियर क्या है, जिसमें आपका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारे इकोनॉमी में, उसमें फ़ीमेल को कौन कौन सी दिक्कतें आ रही है, जिसके वजह से फ़ीमेल जो है इकोनॉमी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन कर पा रही है कंपेयर टू मेल। और जो भी स्टेटिस्टिक्स है वो इम्प्रूवमेंट को बताती है, फिर भी क्या है बहुत सारे बैरियर अभी भी दिखाई देते हैं। जैसे आपका ये बैरियर दिखाई देने का जो रीज़न है वो आपका चाइल्ड केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हाउस होल्ड जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर लैक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि वुमेन के लिए जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आना ज़रूरी है। फिर लिमिटेड एक्सेस टू स्किल अपॉर्चुनिटीज़, जो स्किल की अपॉर्चुनिटी है वो वुमेन के लिए कम रहती है। फिर अगर की डेवलपमेंट्स में देखा जाए तो वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन राइज हुआ है 40.3% इन 2023-24, जो 22% था 2017-18 में। तो ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है वो ऐसा बताता है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्या है, जब भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ये डेटा आप मेंशन कर सकते हैं, और किसका डेटा है वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है आपका
रूरल एरिया सॉ अ ग्रेटर इंक्रीज इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एरिया में क्या है, ज़्यादा आपका इंक्रीज देखा गया है। अर्बन एरिया में 26% इंक्रीज देखा गया है, लेकिन रूरल में 46.5% इंक्रीज देखा गया है। इसी के साथ डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, जैसे स्टैंड अप इंडिया है, जिसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को लोन दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप इनिशिएटिव्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ इसमें डिफरेंट डेटाज और भी प्रोवाइड किए गए हैं, वो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट है, तो 2017 का एक्ट है। तो इसमें क्या किया गया है, मैटरनिटी जो लीव है पहले आपका 12 वीक्स तक था, जिसको 26 वीक कर दिया गया है। फिर जो क्रैश फैसिलिटी होता है, जिसमें बच्चों को रखा जा सकता है वर्किंग प्लेस में ही, जिसमें वुमेन क्या कर सकती है, दिन में 3 से 4 बार विजिट कर सकती है। मुझे जितना तक ध्यान है 4 बार का प्रोविज़न इसमें है, और ये प्रीलिम्स में पहले पूछा जा चुका है। और कितने एम्प्लॉय होने से आपका क्रैश फैसिलिटी दिया जाएगा, 50 प्लस वुमेन होने से। तो ये सभी चीज़ें क्या है, कभी बारीकी से भी पूछ लिया जाता है, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। फिर जेंडर इंक्लूसिव लेबर लॉ एंड वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन, तो इसमें हमारा जो पोश एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, जिसमें इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में कहा गया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होगा, और उसमें वुमेन की जो ग्रीवेंस होगी, उनके जो वर्क प्लेस में जो भी हैरेसमेंट होता है, मॉलेस्टेशन होता है, उसके रिगार्डिंग वो कंप्लेन कर पाएंगी। तो सेफ्टी फील अगर नहीं होगा वर्क प्लेस में, तो वुमेन एनकरेज नहीं रहेंगी काम करने के लिए। तो ये वुमेन को एनकरेज करने के लिए ये सभी फैसिलिटीज़ लाई गई है। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तो इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो इसमें और भी, जैसे महिला ई हार्ट स्टैंड अप स्कीम अभी देखा, कौशल विकास योजना अभी देखा, वर्किंग वुमेन हब है, डिजिटल जेंडर इंक्लूजन, तो डिफरेंट तरह के स्कीम दिए गए हैं। MGNरेगा है। तो ये सभी चीज़ें क्या कर रही है, आपके रूरल वुमेन, अर्बन वुमेन्स को इंक्लूड करके सभी तरफ से डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। एजुकेशन में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इन सब चीज़ों में वुमेन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि वुमेन लेड डेवलपमेंट पाया जा सके। क्योंकि मुझे एक कोटेशन याद आ रहा है कि एक चिड़िया एक पर में नहीं उड़ सकती है, दोनों पर उनके काम करने होंगे। तो उसी तरह से हमारा देश का इकोनॉमी को अगर डेवलप होना है, हमारा देश का सोसाइटी को डेवलप होना है, पॉलिटी को डेवलप होना है, हर एस्पेक्ट में डेवलप होने के लिए क्या है, हमारा मेल काउंटर पार्ट के साथ फीमेल काउंटर पार्ट को भी आपका पार्टिसिपेट करना होगा। तभी क्या है, चीज़ें डबल हो जाएंगी, जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि अगर हमें विकसित भारत बनना है बाई 2047, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन हमें इंश्योर कराना होगा। एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एजुकेशन में हो, स्किल में हो, सभी तरफ से वुमेन का डेवलपमेंट इंश्योर करना होगा, क्योंकि आप आधा पॉपुलेशन को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी बारे में ये सभी चीज़ें और डेटा भी बताई गई है कि कितने इम्प्रूवमेंट हुए हैं और कितना अभी होना बाकी है। बाकी ये सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिया गया, ये आपका प्रोबेबल क्वेश्चन दिया गया है, जो आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल बात करता है स्ट्रेंथनिंग स्टैटिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा ऑफ डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो अभी हमारे गवर्नेंस सिस्टम में जो पॉलिसी मेकिंग होती है, तो उसके लिए क्या है, आपका डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो भी गरीबी हटाने के लिए, ओके, फिर आपका हंगर मिटाने के लिए, माल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, तो इन सभी चीज़ों के लिए स्कीम बनाने के लिए डेटा बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में डेटा के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया है, और इसीलिए आपका नेशनल सैंपल सर्वे इस्टेब्लिश किया गया 1950 में। फिर आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इन 1970 में सेटअप किया गया। तो ये क्या करती है,
हेल्थ, एजुकेशन, इनफॉर्मल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस, इन सभी चीज़ों में डेटा कलेक्ट करती है। तो ये तो हो गया हमारा इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक का कैसा मेथड है डेटा कलेक्शन करने का। तो अभी आज के समय पे, रीसेंट समय पे हम क्या कर सकते हैं, रीसेंट एफर्ट टू इनकॉर्पोरेट एआई, रियल टाइम डेटा कलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी स्टैटिस्टिक्स है उसको कलेक्ट करना, ताकि हम क्या कर सकें सॉरी ताकि हम क्या कर सके, बेटर पॉलिसी फ्रेम कर सके, और जो हमारा पॉपुलेशन है उनको हम टारगेटेड तरीके से पॉलिसी के बेनिफिट दे के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो इसमें अभी क्या आ जाता है आपका, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कैसे रियल टाइम सर्वे कर सकते हैं, सैटेलाइट डेटा से कैसे हम जो हमारा लैंड पार्सल है उसको हम मैप कर सकते हैं, हमारा जो खेती है उसको मैपिंग कर सकते हैं, हमारा जो मराइन रिसोर्सेस है इन सभी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं, और उससे हम बेटर पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। तो अभी इन फ्यूचर क्या है आपका, ये क्वेश्चन बन सकता है कि डेटा कितना इम्पॉर्टेंट है, और आज के समय में हम कैसे डिजिटल टूल का इस्तेमाल करके डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारा डेटा हमारे आपके सर्वर में अभी भी फीड है, आधार का डेटा हो या पान का डेटा हो, ओके, या फिर डिफरेंट स्कीम में जो लोग एनरोल हो रहे हैं, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या है, डिफरेंट सर्विस ऑनलाइन दी जा रही है। तो इन सभी डेटा को हम कलेक्ट करके, जिसे बिग डेटा हम कह सकते हैं, इन बिग डेटा को क्या किया जा सकता है, एआई की मदद से शॉर्ट करके इन सभी का क्वांटिफाइबल मेजर किया जा सकता है, जिससे बेटर पॉलिसी डिज़ाइन, बेटर पॉलिसी मेकिंग, बेटर इम्प्लीमेंटेशन, बेटर आउटकम, आपका इवोल्यूशन, ये सभी किया जा सकता है। इससे क्या होगा, हमारा जो पॉलिसी होगा वो बेटर टारगेटेड होगा, और उससे हमारा देश को जो हम अचीव करना चाहते हैं, एजुकेशन में, हेल्थ में, गरीबी हटाने में, हंगर मिटाने में, स्किल डेवलपमेंट में, ये सभी की जा सकती है। तो इसीलिए क्या है, पॉलिसी मेकिंग में डेटा का, अच्छा डेटा का इनपुट होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसमें आपके डिफरेंट शॉर्ट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डेटा का इम्पोर्टेंस, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता था पास्ट से अभी तक, और अभी डिजिटल टूल का यूज़ करके कैसे और इफ़ेक्टिव तरीके से डेटा को इंटीग्रेट किया जा सकता है इन पॉलिसी मेकिंग, इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इन पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट भारत नेट के बारे में। तो भारत नेट एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसके तहत 2.5 लाख जो हमारे गांव पंचायत है इंडिया में, उनको ब्रॉडबैंड से कनेक्ट किया जाना है, और अभी तक 2.1 लाख गांव पंचायत कनेक्ट हो चुके हैं, और जो एलोकेशन किया गया था 42,000 करोड़, उसमें से 40 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं। तो इससे क्या होगा, आपका गांव में जो हम कहते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी बनेगा, आपका डिजिटल गवर्नेंस का जो इनिशिएटिव है उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, गांव में आपके अच्छा पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा पॉलिसी आपका फॉलो अप कर सकते हैं, फिर इवोल्यूशन करके उसको फिर रीओरिएंट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे जो गांव पंचायत है वो डिजिटली एम्पावर्ड होंगे। इसके साथ क्या है, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आते ही लोगों को अकाउंटेबल होना होगा जो पंचायत है। तो इसीलिए क्या है, इस जो ये भारत नेट स्कीम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ऑलरेडी इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये जो भारत नेट का प्रोग्राम है ये ऑपरेट करता है बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी हो सकती है। इसके बाद आता है आपका PM वानी। तो ये भी क्या है, जिसमें आपको पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस दिया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया था 2020, और ये अफोर्डेबल एंड वाइड स्प्रेड पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट लगाएगा, ताकि सभी को आपका इंटरनेट का जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल करवाया जा सके, एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ आवर नेशन, ताकि सभी लोग क्या कर सके, अफोर्डेबल प्राइस में
इंटरनेट को एक्सेस कर सके और डिजिटल इंडिया का जो एम्बिशन है उसको पूरा कर सके। तो इस जो पीएम वानी है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है, लिमिटेड हॉटस्पॉट है, रेजिस्टेंस देखा जा रहा है फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर जैसे कि जियो, एयरटेल, क्योंकि इनको लॉस होगा, इनका रेवेन्यू लॉस देखा जाएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो ये बाकी जो भी एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है सभी चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये पूछा भी जाएगा आने वाले समय में। और अगर पूछा भी नहीं जाता है तो आप क्या है, इन चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो डिजिटल इंडिया लाइक इनिशिएटिव में ये सभी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। आप कुछ भी पढ़िए, कहीं ना कहीं आप उसको लिख सकेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ भी पढ़िए आप, हम लोग जो दे रहे हैं इसमें से कुछ भी पढ़िए, कोई भी आपका खाली नहीं जाने वाला है, कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन जनरल नेचर का पूछा जाएगा तो उसमें आप ये इस्तेमाल कर सकेंगे कि अभी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जा रहा है। तो तब आप इसमें भारत नेट का बारे में जिक्र कर सकते हैं, पीएम वानी के बारे में जिक्र कर सकते हैं। तो ये आपको 2 पॉइंट तो इसमें हासिल हो ही गया। फिर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है, तो इन सब चीज़ों को आप दिखा सकते हैं। डिजिटल डिवाइड दूर करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए स्कीम ली जा रही है, तो ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो ये नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंडियाज़ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, कि भारत कैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आगे बढ़ रहा है और वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है बाय वॉल्यूम, और जेनेरिक मेडिसिन में हाईएस्ट मेडिसिन हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इससे इंडिया का जो आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, इसका अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले समय में। और आज के समय में आपके वैक्सीन में हो या फिर जेनेरिक मेडिसिन में हो, इंडिया अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, इन देशों को मदद कर रहा है। जैसे वैक्सीन मैत्री का आप देख सकते हैं, इसमें हमने वैक्सीन के ज़रिए कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन ठीक किए, अपना सॉफ्ट पावर को इन्हांस किया। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें सारा डेटा जो भी है वो सभी इसमें मेंशन किया गया है। तो चैलेंजेस क्या क्या है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस है, फिर आपके रेगुलेटरी बैरियर्स है, क्योंकि आपका यूएस, यूरोपियन यूनियन, इन देशों में हमारे देश से मेडिसिन जाता है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, डिफरेंट आपके नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जाते हैं। फिर R&D इन्वेस्टमेंट में गैप है। फिर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है जिससे मेडिसिन बनता है, उसमें हम 70% हमारा API जो होता है वो चाइना से इंपोर्ट होता है। तो हमें API में भी क्या करनी है, सेल्फ रिलायंस हासिल करनी है। तो इसके लिए हम प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दे सकते हैं हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को, ताकि जो API है वो इंडिया में ही हासिल किया जा सके। तो इसी के साथ बाकी कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, बूस्ट डोमेस्टिक API प्रोडक्शन, एक्सपैंड बायोसिमिलर्स एंड पर्सनलाइज मेडिसिन रिसर्च। तो रिसर्च में ज़्यादा ध्यान देना है। बायोसिमिलर्स क्या होती है, वो मेडिसिन होती है जो चीपली अवेलेबल होती है फॉर डिजीज़ेस लाइक कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज़, जिनके लिए आप जो गरीब देश है वो इनको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका प्राइस आपके अलग ब्रांडेड मेडिसिन से बहुत कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है FDI फ्लो के बारे में, कि रिसेंटली देखा गया है जो FDI का फ्लो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, जो 10% से ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट आता है किसी सेक्टर में तो उसको हम FDI बोलते हैं, और 10% के नीचे जो होता है वो FII होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो वो जो उससे 10% या उससे ज़्यादा जो होता है उसको FDI कहा जाता है। और FDI से क्या होता है, देश में आपका मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज सेक्टर हो, इसको बूस्ट मिलता है। बाहर से टेक्नोलॉजी आती है, मैनेजमेंट स्किल आता है, एक्सपर्टीज़ आती है,
तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है, जिससे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ता है, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलता है, जिससे सोशल वेलफेयर स्कीम ज़्यादा लिए जा सकते हैं, देश का एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा किया जा सकता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपका लगातार नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो इसका भी क्या है, डिफरेंट रीज़न देखने को मिलता है। ये तो हो गया इसका आपका क्या इसका पॉजिटिव रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन होता है, जो अभी बताया। नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्या की चैलेंजेस है टू अट्रैक्टिंग स्टेबल एफडीआई। अनस्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दिया गया था वोडाफोन एंड क्रेन इंडिया कंपनी के ऊपर। तो ये रेगुलेटरी जो भी फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, जिसमें पॉलिसी अनसर्टिनिटीज देखी जाती है, इससे क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। फिर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेफिशिएंसीज देखी जाती है, इसीलिए जो भी इन्वेस्टर्स है उनको हाई कॉस्ट बियर करना पड़ता है। फिर हमारा पावर का जो टैरिफ है वो भी ज़्यादा है, जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स लेना होता है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ने डीरेगुलेशन के बारे में कहा था। इन चीज़ों को आप लिंक करके देख सकते हैं। फिर लैंड एक्विजिशन में आपका प्रॉब्लम है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके रोड ब्लॉक की तरह काम कर रही है। तो इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करना पड़ेगा, पावर सेक्टर का पावर जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा। फिर आपका जो भी पॉलिसी अनसर्टिनिटीज़ है उनको दूर करना पड़ेगा। टैक्स रिलेटेड जो रूल्स हैं उनको आपका ईज़ करना पड़ेगा, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस लाया जा सके। लैंड एक्विजिशन को और इजी करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ें करनी ज़रूरी है, ताकि हम क्या कर सके, अपना एफडीआई बढ़ा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ पा सके। तो ग्रोथ अगर आ गया तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा। ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, देश को फर्दर बूस्ट करेंगी। तो क्या पॉलिसी मेजर्स ले सकते हैं, तो ये आपके लगभग 8-10 पॉइंट इसमें दिया गया है, जिसको आप 150 वर्ड में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक जो है वो बात करता है रिगार्डिंग पंजाब एग्रीकल्चर नीड्स अ कोऑपरेटिव थ्रस्ट। तो इसमें क्या है, अभी पंजाब में जो एग्रीकल्चर है वो सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1970s में स्टार्ट हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ही, अभी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या क्या है, हम पॉजिटिव इफेक्ट तो बहुत बहुत पढ़ते हैं कि इसका क्या पॉजिटिव था, लेकिन इसका नेगेटिव आज के समय में देखा जा रहा है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट हो गया है, सॉइल में सेलेनिटी आ गई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। 300 जितना रिचार्ज नहीं होता है, हमको जितना यूज़ करना होता है उससे हम 300% ज़्यादा उसको यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर आपका पैडी कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि पैडी के ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करती है अंडर एमएसपी, जिसके वजह से क्या है, फार्मर सिक्योर फील करते हैं और मोनोक्रॉपिंग में उतर जाते हैं। तो अभी लगभग 55 साल से मोनोक्रॉपिंग हो रहा है, और जो मोनोक्रॉपिंग हो रहा है, मोनोक्रॉपिंग मतलब सिंगल क्रॉप उगाना, तो उसमें पैडी को उगा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इससे सॉइल का जो गुणवत्ता है वो बहुत डिक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए अब क्या कर रही है, पंजाब ने आपका स्टेट एग्रीकल्चरल पॉलिसी अपनाया 2023 में, जिसमें आपका पहला तो ये कहा गया कि मोनोक्रॉपिंग की जगह आपकी मल्टी क्रॉपिंग की जाएगी, डिफरेंट ग्रेन्स उगाए जाएंगे। फिर आपका जो एग्रीकल्चर होगा उसमें कोऑपरेटिव्स के ज़रिए किया जाएगा, ताकि जो स्मॉल फार्मर है, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चरली बहुत रिच है, लेकिन इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं है। जो स्मॉल फार्मर है वो अभी भी गरीबी है, बस गुजर बसर के लेवल में है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग जब होगा, जब सब मिल के फार्मिंग करेंगे, छोटे छोटे लैंड पार्सल को एक साथ जोड़ के, तो क्या है, छोटे फार्मर्स को भी बेनिफिट होगा। और फार्मर्स क्या करेंगे, डिफरेंट क्रॉप्स उगाने के लिए भी
वो राज़ी रहेंगे, क्योंकि रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हर क्रॉप में एमएसपी नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो उसमें ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट नहीं होता है कि जितना किसान लेके आएंगे उतना आपका एफसीआई हो या फिर नाफेड हो वो प्रोक्योर नहीं करेगी, उनके पास उतना प्रोक्योरमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, अभी के समय में एक गंभीर मुद्दा बन के दिखाई दे रहा है। तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है, और क्या स्कीम्स लिया गया है इसके रिगार्डिंग, ये चीज़ें भी काम में आएगी। तो ये स्पेशली पंजाब के बारे में है, लेकिन पंजाब का जो एग्रीकल्चरल जर्नी है वो बाकी रीजन को भी सीख देता है। एक तो कि कैसे अगर फार्मर्स चाहे और टेक्नोलॉजी अपनाए तो कितना ज़्यादा उगा सकते हैं, और ज़्यादा उगाने के चक्कर में अगर मोनोक्रॉपिंग किया जाए और जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसको ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल कैसे नहीं है। तो इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही देख सकते हैं। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव आपको बनाने में ये आर्टिकल मदद करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है हाउ टू डेवलप ट्रस्टवर्थी एआई इन डिजिटल लैंडिंग। तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली जो आपके एनबीएफसीज होते हैं, फिर बैंकिंग सेक्टर होता है, उसमें कैसे एआई का इंटीग्रेशन किया जा सकता है ताकि बेटर क्या किया जा सके, आपका बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर में जो भी आपके फ्रॉड होते हैं, जैसे अभी लोन का फ्रॉड देखा जाता है कि बोरोवर्स बोरो करने के बाद फ्रॉड करके चले जाते हैं। तो बहुत सारे फ्यूजिटिव आपके बोरोवर्स हैं जो विदेश में जाके बस गए हैं। तो इनके बारे में अगर एआई टूल होता पहले, और इनका जो भी फाइनेंशियल आपका ट्रांजैक्शंस है डिफरेंट बैंक के साथ, वो अगर पता लगाया जा सकता है बिफोर हैंड, तो जो भी इन फ्यूचर आपके फ्रॉड होने वाले हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और देश का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसको घटाया जा सकता है। क्योंकि बैंक का जो भी एसेट होता है उससे क्या होता है, बिज़नेस को लोन मिलता है, उससे बिज़नेस सेटअप होता है, उससे फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और जो भी आपके बैंक को सेविंग्स देते हैं, अपना डिपॉजिट अमाउंट सेव करते हैं, उससे बैंक को फर्दर एसेट और मिलता है। लेकिन जब एनपीए बढ़ता है तो बैंक घाटे में चली जाती है, फिर आपका फर्दर लोन देने का जो कैपेसिटी है वो कम होता है, लोगों का बैंकिंग सेक्टर से जो ट्रस्ट है वो इरोड होता है। तो ये सभी चीज़ें फाइनेंशियल सेक्टर के लिए सही नहीं है, जो इकोनॉमी में क्या करेगी, बैडली इम्पैक्ट करेगी। तो इन सभी को दूर करने के लिए एआई का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसके एल्गोरिदम्स को इस्तेमाल करके आपके कैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा सकते हैं, अर्ली फ्रॉड डिटेक्शन किया जा सकता है, इन्वेस्टर्स का जो आपका पैसा है उसको कैसे आपका सेफ रखा जा सकता है, और प्रॉफिटेबल वेंचर में उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं एआई का इस्तेमाल कौन से सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में। तो इससे पहले हमने एआई का एग्रीकल्चर में क्या इस्तेमाल है, एआई का एजुकेशन में, एआई का आपके मेडिसिन में, एआई का हेल्थ सेक्टर में। तो उसी तरह से क्या है, आपको ये आर्टिकल भी देखना होगा, इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड देखने होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सिक्योरिंग द न्यू ऑयल। तो अभी न्यू ऑयल क्या है, आपके आज के समय में न्यू ऑयल कहा जाए तो टेक्नोलॉजी एक न्यू ऑयल हो गया, डेटा जो होता है वो एक न्यू ऑयल होता है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले देखा था कि डेटा का इस्तेमाल करके कैसे आपका एक सर्विलियंस कैपिटलिज्म ग्रो हो रहा है, कि डेटा का इस्तेमाल करके कंपनी कस्टमर को मैनिपुलेट कर रही है, अपना सामान बेच रही है मार्केट में। तो वैसे ही आज के समय पे क्या है, जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स है 21st सेंचुरी के लिए, वो एक न्यू ऑयल है। जैसे 19th सेंचुरी में जो पेट्रोल है, डीजल है, वो जैसे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन आज के समय में आपके जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी आ रहे हैं, तो इनके लिए तो ऑयल नहीं चाहिए। इनको बनाने के लिए चाहिए क्या, क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे आपके लिथियम जो बैटरी में यूज़ होता है, फिर कोबाल्ट है, ग्रेफाइट है, निकल है, रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इनका आज के समय पे मॉडर्न इकोनॉमी के लिए, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें अभी क्या है, इंडिया डिपेंड है दूसरे देशों में, और वर्ल्ड का
जो 70% प्रोसेसिंग है, 70-80% प्रोसेसिंग वो चाइना करता है, और चाइना के साथ हमारा रिलेशन ठीक नहीं है, और हम चाइना के ऊपर अपना डिपेंडेंसी नहीं बढ़ा सकते हैं। इवन यूएस जैसा देश भी चाइना के ऊपर आज के समय पे डिपेंडेंट है। इसीलिए चाइना क्या कर रहा है, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो मिनरल रिच है, जिनके देश में क्रिटिकल मिनरल की पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ध्यान दे रही है। ठीक उसी तरह इंडिया को भी ध्यान देना होगा कि इंडिया कैसे अपने देश के अंदर क्रिटिकल मिनरल को एक्सप्लोर कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ा सके, प्लस जो आपके ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करके आपके डिफरेंट मिनरल ब्लॉक को लीज में ले सकते हैं, जिसके लिए खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को भी सेटअप किया गया है। तो चिली में, ऑस्ट्रेलिया में इन लोगों के साथ हमारा डील है। तो ये सभी चीज़ें क्या करेंगी, हमें इन फ्यूचर मदद करेंगी। ओके, तो ये आर्टिकल भी ज़रूरी रहने वाला है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो मैंने 70 से 80 बोला था, ये अबाउट 75 है। ओके, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द पावर ऑफ न्यू न्यूक्लियर। तो इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, आपके वेपन के बारे में नहीं। तो हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, जो हमारा विजन है। तब तक इंडिया 100 साल का हो जाएगा, मतलब 100 साल हो जाएंगे हमारे आज़ादी के। तो अभी हमें डेवलप्ड इंडिया बनने के लिए एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो प्राप्त करना ज़रूरी है। एनर्जी में सेल्फ रिलायंस पाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी एक अच्छा सोर्स है, और ये क्लीन फ्यूल है कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल। तो इसलिए अभी हमारा जो टारगेट है बाय 2047 कि हमें 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करना है। तो इसके लिए अभी जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें फ्यूल के हिसाब से आपके यूरेनियम यूज़ होता है, और यूरेनियम के लिए हमें क्या है, आपके इंपोर्ट पे डिपेंड रहना पड़ता है। और इंडिया के पास क्या है, थोरियम का जो रिजर्व है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट है। तो कैसे हम थोरियम को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कैसे हम स्मॉल जो मॉड्यूलर रिएक्टर है उसको डेवलप कर सकते हैं, ताकि हम डिफरेंट सिटीज़ में क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सके, और हमारा जो पावर का डिमांड है उसको मीट कर सके। क्योंकि पावर आज के समय पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का खपत है वो भी बढ़ रहा है, और जो इंडस्ट्री है उनको भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और फ्यूचर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना है उसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए हम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ताकि हम विकसित भारत का गोल अचीव कर सके बाय 2047। तो न्यूक्लियर एनर्जी रिगार्डिंग भी हमने पहले बहुत डिस्कशन देखे हैं, इंक्लूडिंग 2008 में जो 123 एग्रीमेंट हुआ था विथ यूएसए। ओके, उसके बाद कैसे स्लिंडा जो लॉ है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो है, वो कैसे आपका रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहा है बिकॉज ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज, उसको अभी अमेंड करने के बारे में बात चल रहा है। तो उसका क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो भी हमने ऑलरेडी देखा है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। तो मैंने ये सभी चीज़ों का समरी आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी आप ये जो पीडीएफ है इसको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, और कोई अगर डाउट और सजेशन रहता है तो आप हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।